प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है सिपाही की माँ एकांकी का वैशिष्ट्य। मोहन राकेश की एकांकियों में सर्वहारा क्रांति का कूटनीतिक खोखलापन न होकर हारे हताश आदमी के टूटते जाते व्यक्तित्व वजूद का, यांत्रिकता जन्य युग संकट का, मानवीयता का, मान सुनोचते वर्तमान राजनीतिक सामाजिक मूल्यों का और बंद अंधेरी व्यवस्था के दर्दनाक दृश्यों को दिखलाने दर्शाने वाला एक अजीब नाटकत्व है। मोहन राकेश के एकांकी चुपचाप अपने को संवारते हुए, तेज मनोवैज्ञानिक अंतर प्रभावों से संपृक्त होते हुए, वैज्ञानिक सभ्यता के बीच जिए जाते हुए जीवन की मानसिकता को नाना प्रकार की हलचलों के बीच धीमे अंदाज से बांधने की क्षमता रखते हैं। मोहन राकेश ने वस्तु विन्यास में स्थूल घटनाओं का उपयोग बहुत ही कम किया है और जितना किया है उतना भी क्रमबद्ध नहीं है। दरअसल इनके नाटकों में कथानक नहीं, कथा स्थितियां हैं जो एक दूसरे से परस्पर जुड़कर कथानक का सा निर्माण करते हैं। यही कथा स्थितियां जब घनीभूत होती हैं तब नाटकीय संवेदनाओं का जन्म होता है। आज की भौतिकता से जकड़ी चिमटी दुनिया में व्यक्ति अपनी स्थितियों में ही अपने अस्तित्व को पहचानता है। स्थितियों से उद्भूत कथानक के बीच से चरित्र उभरते हैं और फिर चरित्रों का कार्य व्यापार कथानक को नई ऊर्जस्विता प्रदान करने लगता है। सिपाही की माँ एकांकी के अध्ययन से लगता है कि एकांकीकार मोहन राकेश अपने नाट्य शिल्प को तराशने का प्रयास कर रहे हैं। आलोच्य एकांकी में निम्न मध्यवर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कथा प्रस्तुत है जिसके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा के मोर्चे पर लड़ने के लिए इसलिए अपनी माँ के द्वारा भेजा गया है कि उसकी कमाई से उसकी बहन का हाथ पीला हो सके। बहन के भावी दाम्पत्य जीवन की मधुर कल्पना की सफलता के लिए भाई महायुद्ध की विभीषिका की अग्नि में जलने के लिए गया है। वस्तु और चरित्र का यह द्वंद्व परस्पर विरोधी स्थितियों को और गहरा करता जाता है। एकांकी के पहले दृश्य में बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। वे डाकिये की राह चिट्ठी आने को देखते ही हैं, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ और बेटी किसी अनिष्ट की आशंका के कारण चिट्ठी का इंतजार करते हैं। बिस्नी एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की महिला है। उसे अपनी मुन्नी की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वह मानव को पैसा कमाने के उद्देश्य से लड़ाई में भेजती है। यह एकांकी एक तरह से भारतीय समाज के विवाह परंपरा पर कुठाराघात भी है, जहाँ पैसे के कारण लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता है। मुन्नी सिपाही मानव की बहन और बिस्नी की पुत्री है। उसकी उम्र इस लायक हो चुकी है कि शादी की जा सके। वह एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखती है। उसके सारे सपने उसके भाई सिपाही मानक के साथ जुड़े हुए हैं। वह गांव की लड़कियों को कड़े पहने देखकर अपनी माँ से कहती, माँ भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बेतों के कड़े से भी अच्छे होंगे ना। मुन्नी अपने भाई से इंतहा प्रेम करती है। अपने भाई के लड़ाई में जाने के बाद मानक की चिट्ठी का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से करती है और माँ से तरह तरह के प्रश्न करती है। उसके सारे सपने अरमान उसके भाई मानक के साथ जुड़े हुए हैं और वही पूरी करने वाला भी है। एकांकी के दूसरे दृश्य में बिस्नी के स्वप्न में जो घटना घटती है और उसमें जो संवाद होता है, उस संवाद से किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। जब सिपाही मानव को खदेड़ते हुए बिस्नी के पास ले आता है तो मानव के गले से लिपट जाती है और सिपाही से पूछने पर कि इसकी तो क्या लगती है, बिस्नी का जवाब आता है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। तब सिपाही का जवाब आता है, यह हजारों का दुश्मन है, वे उसको खोज रहे हैं। तब बिस्नी कहती है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी घर बार होगा, तेरी भी माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ। साथ ही जब मानव का पलटवार सिपाही पर होता है तब बिस्नी मानव को यह कहती है कि बेटा तू इसे नहीं मारेगा।
तुझे तेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। इन संवादों से पता चलता है कि बिस्नी मानव को जितना बचाना चाहती है उतना ही उस सिपाही को भी, किंतु वह बचा नहीं पाती है और उसकी नींद उचट जाती है। इस प्रकार इस एकांकी में पहला आधे से ज़्यादा हिस्सा तो उबाऊ और कमज़ोर है मगर इसके बाद उसमें तब रोमांच का प्रखर तत्व उभरता है। लेकिन पहले आधे उबाऊ और कमज़ोर हिस्से में चरम सीमा की पृष्ठभूमि स्थापित की गई है। अपने बेटे के लिए तड़पती हुई माँ का हृदय कितना व्याकुल है, कितना संघर्ष कर रहा है, कन्या के हाथ पीले करने की बात सोच रहा है, वह इन सब बातों का परिचय एकांकी के प्रथमांश में मिलता है। 2 बर्मी शरणार्थी लड़कियों का आना तत्कालीन युद्ध की विभीषिका का हृदय स्पर्शी रूप खड़ा कर देता है। देश और विदेश में द्वितीय युद्ध का सामान्य जनता पर जो भयंकर प्रभाव पड़ा है उसका थोड़ा सा रूप हमें यहाँ दिखलाई देता है। हम रिफ्यूजी लोग हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। हम लोग रंगून से आ रहे हैं, हज़ारों लोग वहाँ से घर बार छोड़कर चले आए हैं। हम एक घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी हैं। हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए हैं। थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ। इस प्रकार सिपाही की माँ का कथानक युद्ध की विभीषिका से संबंधित है, लेकिन इसमें उस विभीषिका का कोई गहरा अर्थ नहीं दिया गया है। लेकिन एकांकी में जब 2 घायल सिपाही एक दूसरे के खून के प्यासे होकर परस्पर एक दूसरे पर टूटते हैं, तब एकांकी में रोमांच उभर कर सामने आता है। परंतु 2 घायल सिपाहियों का दृश्य विष्णु स्वप्न में देखती है। यह बात मुन्नी की बातों से स्पष्ट हो जाती है। तुम रोज़ भैया के ही सपने देखती हो माँ, मैंने तुमसे कहा था अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। इस प्रकार की बातें करके माँ बेटी पुनः सोने का उपक्रम करती हैं और एकांकी नाटक का अंत होता है। यह नाटक जिस उद्देश्य से लिखा गया है उसे पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाया है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह नाटककार की अपरिपक्व बुद्धि का उदाहरण है। लेकिन रंग निर्देश में चरखे की आवाज़, जलती हुई ढिवड़ी, अंधेरा, कबूतरों की गुटरगूं, सीलन आदि परिस्थिति का बोध कराने में समर्थ है। भाषा पात्रानुकूल है। मुन्नी, कुंती और विष्णु गंवार भाषा का प्रयोग करती हैं, जैसे बम्मा, साड़ियाँ, साढ़नियाँ, उम्र, पहरावा आदि तो दोनों शरणार्थी लड़कियां हिंदी का भिन्न उच्चारण करती हैं। धर्मशाला, समुंदर आदि। एकांकी की सारी घटना एक दृश्य में घटित हुई है। भाषा पात्रों के अनुकूल है। रंग निर्देश परिस्थिति का बोध कराने में समर्थ है।